बच्चों, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसके करेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये वो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हमने सेलेक्ट किए हैं यूपी बोर्ड 2026-27, मतलब इस वर्ष आने वाले जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी 27 में, उसके लिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर 2 बहुपद के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर नेक्स्ट क्लास में होगा चैप्टर 2 बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल इस कोचिंग पर विजिट करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और महत्तम समापवर्तक दिया हो और लासा निकालना हो, तो उसके लिए सूत्र होता है, आप ये सूत्र याद रखेंगे कि मासा मतलब महत्तम समापवर्तक गुणित लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र को आप लोग ठीक से रट लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्या सूत्र आपका है? मासा गुणित लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपका जो ये मासा है ये दिया है 19, तो मासा की जगह पे आप 19 लिख देंगे, गुणित लासा ये आपका निकालना है। लासा का मतलब होता है इंग्लिश में LCM, तो यहाँ पे लासा लिख दिया। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया है 2166, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2166। अब क्या होगा कि जो ये 19 है जब यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। तो आपका लासा बराबर बनेगा 2166, और ये 19 इधर जाएगा बटे में, नीचे 19 से अगर आप इसको भाग कर दें तो 19 से कम 19, 2 21, 2 पे 6 जाएगा 26, 19 से कम 19, 7 26, 7 पे 6 करोगे 76, 19 चकू 176। तो आपने भाग किया तो कितना आया? 114। तो यहाँ पे 140 है, ये गलत है, 114। ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लिखा है दो अभाज्य संख्याओं का SCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, अपने आप से विभाजित हो, उसे कहा जाता है अभाज्य। जैसे 2 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से कटती है। जैसे 3 क्या है? अभाज्य है, क्यों? क्योंकि 3 सिर्फ 3 से कटती है। 4 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी कट जाती है और 4 में 4 का भी भाग चला जाता है। ठीक है, तो 4 जो है अभाज्य नहीं है। तो 3 के बाद अगली क्या संख्या होगी? 5। तो 5 क्या है? ये भी आपके अभाज्य है। वो कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का SCF। अब मान लो दो संख्याएं आप ये पकड़ लेते हैं, मान लो पहली संख्या आप ले लें 2 और दूसरी संख्या ले लें 3, ये दोनों अभाज्य हैं। अब इनका SCF निकालना है, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 को आप सिर्फ 2 गुणित 1 लिख सकते हैं और इसके अलावा कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसी तरह 3 है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 3 गुणित 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें कॉमन क्या होता है? 1, और जो कॉमन होता है यही कहा जाता है SCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक आपका कितना आ गया? 1। तो हमेशा रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्याएँ जब भी क्वेश्चन में पूछे कि दो अभाज्य संख्याएँ हैं, उनका SCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर क्या होगा? 1। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। तो ये 1 लिखा है ए में, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से, और कहाँ पे ख़त्म होती है? 99 पे। तो
10 से 99 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी 30 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 30। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 5005 है। तो इसमें लास्ट में क्या है? 5, इसलिए ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 एकम 5, डबल जीरो लगा दीजिए, 5 एकम 5। अब लास्ट में 1 है, तो ये 7 से कटेगी कि नहीं? 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक नहीं कटेगी। 8 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से नहीं, 11 से कटेगी। तो 11 9 99, 100, 11 एकम 11। ठीक है। अभी ये कटेगी 7 से, 7 एकम 7, 2 9, 7 3 21, और 13 एकम 13, 13 एकम 13 होता है। यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? 13 से 13 में भाग करोगे 1 आएगा। तो एक नंबर है 5, एक नंबर है 7, एक नंबर 11, एक नंबर है 7, और एक नंबर है 13। यानी 5005 में कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4। तो आंसर आपका 4 हुआ। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि a बराबर 2 की घात 3 गुणित 5 गुणित 3। एक संख्या a है, a बराबर लिखा है 2 की घात 3 गुणित 5 गुणित 3। इसका मतलब 2 3 बार है, 5 1 बार है, और 3 1 बार है। और दूसरी संख्या ये b लिखा है, b बराबर 2 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7। ये a और b दो संख्याएं हैं। तो कह रहा a और b का एलसीएम क्या होगा? हमें निकालना है एलसीएम किसका? a और b का। तो एलसीएम कैसे लिखा जाता है? आप कक्षा 8 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है 3 बार, इसमें है 2 4 बार। तो एलसीएम में मैक्सिमम अधिक वाली ली जाती है। तो यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है। तो 2 कई बार लेंगे? 4 बार। इस लाइन में भी 5 1 बार, इसमें भी 5 1 बार, अधिकतम एक ही बार है। तो 5 लेंगे 1 बार। यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 लेंगे 1 बार। गुणित यहाँ पे 7 1 बार है, तो 7 लेंगे 1 बार। तो 2 का 4 बार गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 का 5 में गुणा करोगे 80, 80 का 3 में गुणा करोगे 240, और गुणित 7। फिर इसको गुणा कर दोगे, 7 शून्य शून्य, 7 चौको 28 के 8 से 2, 7 दूना 14 2 16। कितना आया? 1680। ये 1700 गलत है, ये 1680 वाला ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 27 35 13 56 में कौन संख्या अभाज्य है? तो देखिए जो 27 है ये 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे। दूसरी 35 है, 35 में 5 का भी भाग जाता है, 7 का भी भाग जाता है, तो 35 भी अभाज्य नहीं है। अगली है 13 13 ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 13 जो है वो सिर्फ 13 से ही कटेगी, 13 से ही विभाजित होगी। तो जो संख्या सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है वही संख्या अभाज्य कही जाती है। तो अभाज्य क्या हुआ? 13। तो यहाँ पे 27 35 गलत है, ये 13 वाला ऑप्शन सही है। 56 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 आ गया, आंसर एक ही होगा। MCQ में कोई 2 क्वेश्चन ऑप्शन आपके इसमें नहीं होंगे। और 56 को अगर आप चेक भी करें तो 56 7 से भी कटता है, 56 8 से भी कटता है, 56 14 से भी कटता है। तो 56 के एक से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 56 भी अभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लिखा है 2 लगातार संख्याओं का
HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा? दो लगातार संख्याएं, जैसे मान लो एक संख्या 3 दूसरी 4, तो इसमें ये क्या है? अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 3 सिर्फ 3 से ही कटती है। ये क्या है? भाज्य है, क्योंकि 4 2 और 4 दोनों से कटती है। तो एक अभाज्य और एक भाज्य, तो इन दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं। और जब कॉमन जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा भी दो लगातार संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1। जैसे मान लो एक संख्या आप ले लो 10, एक ले लो 11। देखिए 10 और 11 पास पास हैं, लगातार हैं। अब 10 का गुणनखंड करोगे 2 गुणित 5 आएगा, 11 का गुणनखंड करोगे 11 गुणित 1 आएगा। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या माना जाता है? 1। इसलिए दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा 1 होता है। इसलिए 1 वाला ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य होती है 4, क्योंकि 2 अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही कटती है। 3 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 3 सिर्फ 3 से ही कटती है, मीन्स विभाजित होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य हो गई 4, और सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 2। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इनका HCF क्या होगा? अब से 4 और 2 का HCF आप निकालें तो 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणित 2, और 2 का गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ 2 ही है। आप इसको 2 गुणित 1 लिख सकते हो। तो कॉमन दोनों में क्या है? ये 2 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो HCF कितना हो गया? 2। तो याद रखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना होता है? 2। तो ये 0 गलत है, ये 2 वाला मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 9 दो क्रमिक सम संख्या। क्रमिक का मतलब लगातार, और कैसी? सम। तो जैसे पहली सम संख्या क्या होती है? 2, दूसरी सम संख्या क्या होती है? 4। तो 2 और 4 का HCF कितना होता है? अभी अभी आपने देखा था। तो 2 का गुणनखंड होता है 2 गुणित 1 और 4 का गुणनखंड होता है 2 गुणित 2। दोनों में ये सिर्फ 1 2 कॉमन होता है, तो HCF कितना हो गया? 2। तो चाहे कहे 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले नंबर ए पर लिखा है √23। तो 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। जिस संख्या का अगर मान लो वर्गमूल का निशान लगा है और वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? अपरिमेय है। तो √23 क्या है? अपरिमेय है। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही है। तो जब ए ऑप्शन सही होगा तो बाकी जो है बी सी डी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे √64 है तो 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। तो ये क्या हो गई? परिमेय हो गई। ठीक, ये अपरिमेय रही ही नहीं। √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो ये भी क्या हो गई? परिमेय हो गई। इसी तरह √1 प्लस √25, तो √1 का वर्गमूल 1 होगा प्लस 25 का वर्गमूल 5 होगा, ये 5 1 6 हो गया, तो ये भी परिमेय। तो सिर्फ ये √23 जो है यही एक ऐसी संख्या है जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या पे अगर रूट का निशान लगा है और आप उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं तो दिस मीन्स वह क्या है? अपरिमेय। तो आपका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लिखा है 2, 10
और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। पहले एलसीएम लिखा है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका 2, 10, 20 का। तो 2 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 को सिर्फ आप 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए जब आप 10 को लिखेंगे तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 5। अगली संख्या है 20। 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 और पंचे 20। अब अगर आप इन संख्याओं का एलसीएम लिखें तो एलसीएम में करते क्या हैं, जैसे इसमें 2 एक बार है, इस लाइन में भी 2 एक बार है, इसमें 2 कई बार हैं, 2 बार है। तो एलसीएम में अधिक वाला लिया जाता है तो 2 कई बार लिया जाएगा, 2 बार लिया जाएगा, 2 गुणित 2। यहाँ पे इसमें 1 का मतलब 1 से गुणा करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लाइन में 5 एक बार है और इसमें भी 5 एक ही बार सिर्फ है, तो 5 भी आप एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 पंचे 20। तो एलसीएम इस क्वेश्चन का आ गया 20। अब अगर आप इसी क्वेश्चन का एचसीएफ लिखें, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। जैसे 3 संख्याएं 2, 10, 20, तो इसमें कॉमन जो है सिर्फ ये 2। ये देखिए एक एक बार 2 सब में है, बाकी यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं। तो जो कॉमन होता है उसे ही एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। तो एचसीएफ हो गया इसका 2। अब कह रहा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भाग। तो एलसीएम कितना है 20, अनुपात का मतलब बटे। एचसीएफ कितना है 2, तो ऊपर 20 नीचे 2, तो 20 अनुपात 2। इसी को आप 20 अनुपात 2 भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके जो चारों ऑप्शन हैं इसमें कहीं भी 20 अनुपात 2 नहीं लिखा है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 से 20 को भाग करेंगे 10। ऊपर 10 नीचे 1, इसका मतलब 10 अनुपात 1। ये आंसर बन गया। तो यहाँ पे 1 अनुपात 10 है, ये गलत है। 20 अनुपात 1 है, ये गलत है। ये देखिए आपका आंसर 10 अनुपात 1 है और यहाँ भी 10 अनुपात 1 है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है 65 और 100, ये 65 है, ये 117। इनका जो एचसीएफ दिया है महत्तम समापवर्तक, वो दिया है कितना, 65m - 117। 65m - 117 ये एचसीएफ है महत्तम समापवर्तक। किसका, 65 और 117 का। तो कह रहा m का मान क्या होगा, ये आपसे m का मान पूछ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक हकीकत में होता कितना है। तो 65 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 11 आएगा। क्यों, क्योंकि 65 न 2 से कटेगा, न 3 से, न 4 से, ये 5 से भाग जाएगा। 5 से 65 को भाग करेंगे 13 बार जाएगा। 13 सिर्फ 13 से ही कटता है और किसी से कटता नहीं। तो 65 का गुणनखंड हो गया 5 गुणित 13। इसी तरह अगर आप 117 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 3 से भाग करेंगे 39 जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 13 आएगा और गुणित 13। तो 117 का गुणनखंड आएगा 3 गुणित 3 गुणित 13। अब अगर इसका हम एचसीएफ लिखें तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 संख्याएं 65 और 117, तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन देखिए सिर्फ ये नंबर है 13, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। अब 65 और 117 का जब हमने एचसीएफ निकाला तो 13 आया 13, लेकिन वो कह रहा है एचसीएफ 65m - 17 है। तो जब ये और ये दोनों एचसीएफ हैं, ये दिया हुआ एचसीएफ है, ये हमारा निकाला हुआ एचसीएफ है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 65m - 117 बराबर 13, 13 हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 65m - 117 बराबर 13 मतलब 13। अब 117 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 3 20 10 23। इसका मतलब 65m
बराबर रह जाएगा 130। तो m बराबर हुआ 130, और जब 65 यहाँ से हटेगा तो इधर बटे में जाएगा। क्यों बटे में जाएगा? क्योंकि 65 और m के बीच कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का निशान है, और गुणा वाली चीज़ दूसरी तरफ बटे में हमेशा जाती है। अब 65 एक कम 65, 65 दूना 130, 2 पंचे 10 का 0 आंसर 1, 2 छंग 12 1 11। ऐसे हम गेस कर लेते हैं। तो 65 से 130 में भाग करेंगे तो 2 बार आएगा। इसका मतलब m कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 1 है, ये गलत है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अगर आप 144 का गुणनखंड करें तो ये 2 से भाग जाएगा तो 72 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 9। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। तो 3 से हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमसे ये पूछ रहा था कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो इसे हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर ऊपर होता है ये क्या होता है? घातांक। तो घातांक मतलब घात कितना हुआ? 4। यहाँ पे 6 है, ये गलत है, ये बी में 4 लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा है निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है। तो जैसे पहली संख्या ये है √50 बटे √700। तो यहाँ पे 50 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, या अगर वर्गमूल लगा है किसी संख्या पे तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए तो वो परिमेय होती है। अगर संख्या पे वर्गमूल का निशान लगा है और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो संख्या परिमेय नहीं होती है। इसी तरह जैसे ये दूसरी संख्या √32, 32 का भी पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते, इसलिए 32 भी परिमेय नहीं है। अगला है √1 बटे √144। √1 और ये बटे का निशान है, बटे 100 √144। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल पूरा पूरा निकल आया, तो इसलिए √1 बटे √144 ये आपकी परिमेय संख्या है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और जब सी सही हो गया तो आगे डी पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का चयन करो। तो जैसे ये 15 है, 15 3 से भी विभाजित होती है और 15 5 से भी विभाजित होती है। 3 पचे 15, 5 ते 15। तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ स्वयं से कटे, मतलब अपने आप से कटे। 39 3 से भी कटती है, 13 से भी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 33 3 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 29 सिर्फ 29 से कटती है और किसी संख्या से 29 नहीं कट सकती, इसलिए 29 क्या है? अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है ए एक संख्या बी है, ये कैसी अभाज्य। तो कह रहा ए और बी का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कैसा होगा, क्या होगा। ए और बी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो देखिए पहले अभाज्य का लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। जैसे मान लो एक अभाज्य संख्या है 2 और एक अभाज्य संख्या है 3। क्यों अभाज्य है? क्योंकि 2 भी 2 से सिर्फ कटती है और किसी से नहीं कटती है, और 3 भी 3 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, अपने आप से कटे, उसे कहा जाता है अभाज्य। अब 2 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणित 1। 3 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणित 1। अगर इनका एलसीएम निकालें तो 2 यहाँ पे एक बार है और 3 यहाँ पे एक बार है, तो 2 तो क्या हुआ? 6। तो हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे संख्याएं 2 और 3 हमने एग्जाम्पल में ली थी, तो 2 3 6,
तो इसी तरह अगर मान लो अभाज्य संख्या एक है a और एक है b, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल होगा। जिस तरह 2 और 3 का गुणनफल 6 हो गया, तो उसी तरह a और b का गुणनफल a गुणित b कहो और चाहे इसको कहो ab। तो a में लिखा है a गलत, b में लिखा है b गलत, ab जो है ये आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 से भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 और फिर 5। तो 45 को आप 3 से 9 बना 45 लिख सकते हैं। अगर आप 60 का गुणनखंड लिखें, दूसरी संख्या 60 है, तो 60 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 से भाग करेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो 60 का गुणनखंड 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। अब इसका लिखना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। तो देखिए 5 दोनों में एक बार है, तो 5 ले लेंगे, और देखिए 3 दोनों में ये एक बार मिल रहा है, 3 लिख देंगे, गुणित लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 5 3 15। तो 90 गलत है, बी वाले ऑप्शन में 15 लिखा है, तो 15 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, लिखा है एक अशून्य परिमेय, परिमेय हो अशून्य हो मतलब शून्य न हो। जैसे मान लो हमने 3 लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख दो, सभी क्या है, परिमेय। और क्या लिखा है, अपरिमेय। मान लो √3 ये क्या है, अपरिमेय। अब कह रहा है इसका गुणनफल, इसका गुणा कर दें, तो क्या बन गया, 3 गुणित √3, चाहे कहो इसी को 3 √3। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। और साथ में एक बात याद रखें कि परिमेय अपरिमेय का जोड़ हो तब भी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का घटाना हो तब भी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का गुणा हो तब भी अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय का भाग हो तब भी अपरिमेय। तो जहाँ पे लिखा है हमेशा अपरिमेय, तो ये वाला आपका सही होगा। यहाँ पे परिमेय जो लिखा है ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य वो होती है जो संख्या सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से कटे। जैसे 91 में 7 का विभाग चला जाता है, 13 का विभाग चला जाता है, तो यह अभाज्य नहीं है। 213 इसमें 3 का भाग चला जाता है, 3 सत्ते 21, 3 कम 3, तो इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। 41 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 41 से भाग जाएगा और किसी से भाग जा ही नहीं सकता है, तो 41 आपकी क्या है, अभाज्य। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। और जब ये सही मिल गया तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शांत और एक होता है अशांत। शांत उसे कहते हैं जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, और अशांत उसे कहते हैं जो पूरा पूरा विभाजित न हो। जैसे 1/5 ये क्या है, शांत है, क्योंकि 5 से 1 को भाग करोगे 0.2 आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया। लेकिन 1/3 क्या है, अशांत। क्यों, क्योंकि 3 से 1 को भाग करते रहोगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे पहचानना है कौन शांत है, अशांत। तो शांत अशांत एक पहचानने का तरीका होता है कि भाग करके देखते हैं। दूसरा तरीका होता है कि भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो नीचे हर होता है इसका गुणनखंड कर लो। जैसे 23/50 में 50 हर क्या है, 50। तो अगर आप यहाँ पे 50 का गुणनखंड करोगे तो 50 का गुणनखंड 2 पंचे 10 पचे 50। तो हर के गुणनखंड में 2 है और 5 है। तो हर के गुणनखंड में अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है तो क्या होता है, शांत। इसका मतलब ये संख्या क्या है, शांत है। और हमसे पूछा जा रहा अशांत,
अगला है 625। दूसरी संख्या का हर कितना है? 625। तो 625 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पे हर के गुणनखंड में 5 है, इसलिए ये भी कैसी हो गई? शांत। तीसरी संख्या में हर क्या है? 243। 243 का अगर आप गुणनखंड करें तो 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, तो इसमें गुणनखंड में क्या रहा? 3 आ रहा। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 या 5 के अलावा कोई संख्या है तो वो हमेशा अशांत होती है, इसलिए ये क्या हो गया? अशांत हो गया। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट।